सहज ही उन्होंने हबीबगंज मंदिर के निर्माण कार्य के लिए सहस्रकोट जिनालय आदि या जो भी मंदिर का बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है अच्छा पत्थर का वास्तु के हिसाब से, तो उसके लिए घोषणा की उन्होंने। अगले क्रम में रमेश चंद जी मनिया भी जैन समाज में जाने पहचाने परिवार से हैं। उनके बेटों में जब आहार दान का लाभ मिला तो संपूर्ण मनिया परिवार ने भी एक बहुत बड़ी राशि, आदित्य मनिया जिनके बेटे हैं और भी अभिजीत वगैरह हैं, तो उन्होंने घोषणा की। पंकज सुपारी ने भी बहुत बड़ी घोषणा की और प्रमोद हिमांशु जो पंचायत कमेटी के उस समय अध्यक्ष थे, उनको आहार दान का लाभ मिला। तो ये आधार स्तंभ जो थे, इन्होंने चतुर्मास में पहले ही अपना आधार बना करके रखा, सहज स्वेच्छा से, खुशी खुशी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और तो फिर निरंतर सभी लोग जुड़ते गए। भोपाल में भी मनोहर लाल जी टोंगिया करके एक बहुत अच्छा परिवार है, समाज सेवी है, मुनि भक्त परिवार है। रविंद्र पत्रकार को तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि पत्रकारिता में उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है और खोजबीन करके उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। वहाँ पर डॉक्टर राजेश जैन मंगलवारा वाले भी अपनी सेवाओं में हमेशा लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। बहुत सारे कमेटियाँ, बहुत सारे कार्यकर्ता निरंतर इस संयोजना में लगे हुए थे। इस चतुर्मास की संयोजना में मूल जो एक तरह से संयोजना थी, उसमें मुख्यमंत्री का अपना भाव तो था, लेकिन वो सारी विधियां पद्धतियां नहीं समझते थे, तो उन्हें जोड़ करके काम कराने में वित्त मंत्री जो जयंत मलैया जी हैं दमोह वाले, उनकी श्रीमती सुधा मलैया, डॉक्टर सुधा मलैया, ये बहुत कर्मठ और कहना चाहिए कि अपने तरीके से काम कराने में क्षमता रखने वाली श्राविका लेडीज है और राजनीति में उनकी अपनी पुरानी पहचान है, पकड़ है। तो इस हिसाब से उनकी संयोजना बहुत अच्छी रही। इन सभी की संयोजनाओं में सारे कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते गए, नरेंद्र वंदना आदि आदि ये सब भी हैं। ऐसा करते हुए जब कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो पहला ही कार्यक्रम 24 जुलाई को कलश स्थापना का समारोह हुआ, 18 जुलाई को चातुर्मास की अपनी संकल्प पूर्वक स्थापना हो गई और 28 जुलाई को पहला प्रवचन सार्वजनिक तौर पर रखा गया। कहाँ रखा गया? विधानसभा के अध्यक्ष सीता सरन शर्मा जी, ऐसा कुछ नाम उनका है, और उन्होंने ही सबसे पहले जाकर के गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुवर नगरी में तो पधारे हो, हमारी विधानसभा में पधार करके हम सबको आशीर्वाद दो और मार्गदर्शन दो। मुख्यमंत्री आदि की संयोजना सम्मति तो उसमें थी ही, और इस तरह से विधान परिसर में जाकर के, हालांकि आचार्य को इन सबसे दूरी बना करके रखना अच्छा लगता है, लेकिन कोई विशेष प्रयोजन से और सभी लोग मिलकर के आएँ तो फिर आचार्य भी उस चीज़ को पसंद कर लेते हैं। दोनों पार्टियों के यानी पक्ष और विपक्ष के सभी लोग उत्सुक रहे कि आचार्य का प्रवचन होना चाहिए, और विशिष्ट लोगों को यदि कोई मार्गदर्शन मिलता है तो यह बात भी एक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो विधानसभा में आचार्य श्री का पहुंचना हुआ। वहाँ पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो हुई। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपना भावभीना निवेदन किया गया और फिर आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में एक ही बिंदु रखा, अकेले एक पक्ष से काम नहीं बनता।
पक्ष तो दोनों होना चाहिए। पक्षी का उदाहरण दिया। पक्षी आसमान में उड़ता है, उड़ने में सहायक क्या होते हैं? पंख। और पक्षी का एक पंख हो और एक पंख ना हो तो उसका उड़ना संभव नहीं। आदमी पैरों से चलता है, दोनों पैरों की जरूरत होती है। एक पैर यदि ना हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह आचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, लेकिन यह दोनों पक्ष राष्ट्रीय पक्ष के लिए समर्पित होने चाहिए। हाँ, अपनी अपनी विचारधारा में अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा से राष्ट्रीय पक्ष की पुष्टि होनी चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए। अनेक प्रसंगों को, अनेक संदर्भों को लेकर के विधानसभा का वह प्रवचन सभी के लिए विशेष प्रेरक रहा। समाज बंधु भी वहाँ पर मुक्त भाव से उपस्थित हुए, कहीं कोई रोक टोक नहीं रही और एक तरह से सार्वजनिक सभा के रूप में वहाँ का सभी ने लाभ लिया। धार्मिक आयोजनों में पारंपरिक जो भी कार्यक्रम होते हैं वो तो समाज के चलते ही रहे। संघ का स्वाध्याय भी चलता रहा, साधना भी चलती रही, आवागमन निराबाध हो गया था, जंगल के लिए जगह उचित मिल ही गई थी। सुनने में तो ये आया कि लोगों को मंदिर परिसर में दर्शन करने में उतनी अनुकूलता नहीं रहती थी, तो लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया कि आचार्य श्री जब जंगल जाते हैं तो बस इतना लंबा रोड, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। और ऐसा लोग बताते हैं कि हजारों की संख्या में लोग दोनों किनारों पर, उन्हें मालूम है कि आचार्य श्री इस तरफ से निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो प्रतीक्षारत खड़े रहते। उस तरफ जिनके घर या जो भी स्थान बनते, रंगोलियाँ डाल लेते, ये करते वो करते, दिए जला करके रखते, अपनी अपनी भावनाओं से लोग करते रहते। कोई चाहता पाद प्रक्षालन मिल जाए, कोई चाहता चरण छूने को मिल जाए, कोई चाहता कि आचार्य श्री थोड़े से रुक जाएं, कोई चाहता कि हमारी तरफ देख लें। जब जिसका भाग्य जिस रूप में जोर मार जाए और जहाँ जो हो जाए, सुन योजित कुछ नहीं। रोज का क्रम संग आ रहा जा रहा। एक परिवार के बारे में मैंने सुना, वो बड़ा प्रयासरत था कि आचार्य श्री के चरण धुला लें, आचार्य श्री के चरण धुला लें, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा था और उपाय भी उसके पास कुछ नहीं था। उसने एक युक्ति लगाई, अपने छोटे से बच्चे को, 3-4 साल का, 4 साल का, 5 साल का होगा बच्चा, उसको अच्छा तैयार किया और परिवार पीछे हो गया, उसको आगे खड़ा कर दिया, थाली भी रख दी और कलश भी उसके हाथ में दे दिया। बस अकेला बच्चा खड़ा है अकेला बच्चा खड़ा। परिवार को देखें, भीड़ भाड़ को देखेंगे तो आचार्य हाँ चलो 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 ठीक है, बड़ों को टाल देते हैं। लेकिन अब छोटा सा बच्चा, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस सिखा पढ़ा के, देखो ऐसा बिल्कुल आप तो आचार्य श्री को रोकना, आचार्य श्री को निवेदन करना, देखना आचार्य श्री को, आचार्य श्री को आगे नहीं बढ़ने देना। उसको तैयार कर दिया। अब वो अपना बस आ रहे हैं आचार्य श्री, भीड़ भाड़ आ रहे भीड़ भाड़ आ रहे। तो जैसे ही वॉलंटियर्स आगे आगे तो कोई मार जाए, वो बच्चा खड़ा है, उसको देख के एक धक्का न लग जाए समय सा, वो बच्चा खड़ा ही रहा। और आचार्य श्री आगे, वो आचार्य श्री की तरफ देखने लगा। आचार्य श्री ने उसको देखा बिना निवेदन के ही रुक गए। जैसे ही आचार्य श्री रुके, बच्चा आगे बढ़ा, पीछे से परिवार हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा जम गया। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए कि युक्ति तो अच्छी निकाली। आचार्य श्री कई बार कहते हैं
कि बाल सुलभ मन यदि मिले तो उसे उत्साह देना पड़ता है। और आचार्य कहते हैं कि बच्चों को छेड़ना नहीं और बड़ों को छोड़ना नहीं। है क्या? बच्चों को छेड़ना नहीं और बड़ों को छोड़ना नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, कुछ कमी रह जाए तो बच्चे बच्चे हैं, चलो ठीक है, आगे सुधार करना, ध्यान रखना, लापरवाही नहीं करना और प्रोत्साहन उनको देना। लेकिन बड़ों को बराबर कड़क, बराबर बांध करके रखना, नहीं ऐसा ही होना, ऐसा ही होना। तो इस तरीके से ये मैंने सुना, देखने वालों ने देखा होगा। हम लोग तो सुन करके आपको कुछ कुछ सुनाते हैं, कुछ कुछ पुष्ट कर लेते हैं पूछ करके। इस तरीके से आचार्य श्री की चर्या निरंतर चल रही। सभी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम माना जाता है। हर वर्ष जिस तरीके से आचार्य श्री तत्वार सूत्र की व्याख्या करते हैं वो व्याख्याएं हुई, प्रवचन भी हुए। जैन जैनेतर बंधु सार्वजनिक तौर पर लाभ लेते ही हैं। देश के लगभग प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगपति या स्वाध्यायी लोग आचार्य श्री के चतुर्मास में विशेष रूप से पर्यूषण में उपस्थित होते हैं। आचार्य श्री का व्यापक चिंतन है। वर्षों से प्रवचन मूल ग्रंथ तत्वार सूत्र पर अन्यान्य ग्रंथों का आधार बना करके चल ही रहा है। बहुत आनंददायी व्याख्या आचार्य श्री की होती है। और इन सभी में एक सबसे बढ़िया जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम तो विश्व अहिंसा दिवस और सामूहिक क्षमावाणी। सामूहिक क्षमावाणी समाज की मनाई जाती है और उससे 2 अक्टूबर के दिन रखा गया, चुना गया। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होने के नाम से अहिंसा दिवस के रूप में लोगों की मान्यता है और विश्व अहिंसा दिवस भी घोषित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व अहिंसा दिवस को निमित्त बना करके उसी में क्षमावाणी का भी कार्यक्रम पर्यूषण के बाद का रखा गया और ये कार्यक्रम भी लाल परेड ग्राउंड पर विशेष रूप से रखा गया। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए संघ को अनुकूलता कैसे होगी, तो संयोजना ये हुई कि टीटी नगर का मंदिर जो भी है, महावीर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आचार्य श्री के संघ की चर्या, आहार चर्या हो और सामायिक के पश्चात वहाँ से यदि आचार्य श्री विहार करते हैं तो समय पर लाल परेड ग्राउंड पहुँच करके और प्रवचन आदि की अनुकूलता बन जाएगी। तो उस दिन की आहार चर्या टीनसड मंदिर में टीटी नगर में संपन्न हुई और आहार चर्या कराने का सौभाग्य भी अभी वर्तमान में टीनसड मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अमर जैन करके हैं, उन्हें इसका सौभाग्य मिला। और ख़ास बात तो यह है कि वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो राजस्थान में ही अपने व्यापारिक काम से आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि आचार्य श्री अपने मंदिर पहुंच रहे हैं, रातों रात भागम भाग करते हुए आए और सुबह सुबह, चूँकि कमेटी के अध्यक्ष थे, मंदिर में आचार्य श्री का आगमन हो रहा है, समूची कमेटी को लेकर के आचार्य श्री की उन्होंने अगवानी की। चातुर्मास में चौके तो सभी लगाते हैं और उन्होंने भी अपना चौका लगाया, अनेक लोगों के लगे, लेकिन आचार्य श्री जब कभी कभी कभार ऐसे जाते हैं तो ठीक है, व्यवस्थापकों का ध्यान रखते हैं और वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का आहार बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मूक माटी महाकाव्य पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। लेकिन इसमें एक बात विशेष बताता हूँ कि जब आचार्य श्री टीनसड मंदिर से सामायिक के बाद परेड ग्राउंड के लिए आगे बढ़े तो जन समुदाय तो साथ में चलता ही चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं सपरिवार पति पत्नी दोनों ये मन में ठान लिए कि आज हम पैदल पैदल ही आचार्य श्री के साथ चलेंगे।
हाँ, और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी सोच लिया कि हम भी सपरिवार पैदल पैदल चलेंगे। अब ये गाड़ियों में चलने वाले और थोड़ा बहुत पैदल चलें तो चलें, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा रहा कि धूप बहुत तेज थी, रोड गर्म था, चलने का उत्साह तो उनके मन में था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े मन का उत्साह तो कम नहीं हुआ, लेकिन शरीर पर प्रतिकूलता दिखने लगी। जूते चप्पल भी नहीं है। अब आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, संग तो यूं चल रहा है, और वो देख देख करके आचार्य श्री कैसे चल रहे कैसे चल रहे। स्थिति ये बनी कि अपने उत्साह से परेड लाल परेड ग्राउंड तक ये दोनों पैदल चले तो इनके पैरों में छाले आ गए, छाले आ गए। फिर भी निष्ठा की बात है, फिर भी दृढ़ता की बात है, फिर भी एक तरह से धर्म और गुरु के प्रति समर्पण की बात है। राजनीति में ऐसा सहज होता नहीं है, लेकिन यदि किसी के मन में आता है और कोई करता है तो प्रशंसनीय कार्य माना जाता है। और बड़े रूप में क्षमा बानी का कार्य तो संपन्न हुआ, लेकिन अहिंसा दिवस को ध्यान में रख करके गुरुवर का बहुत बड़ा सार्वजनिक संबोधन भी सभी के लिए वहाँ पर मिला। एक यादगार कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा वहाँ पर संपन्न किया गया। मूक माटी महाकाव्य की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी 15 और 16 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, और मूक माटी पर आलेख जिन्होंने लिखे ऐसे विशिष्ट विद्वानों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। संयोजना बहुत अच्छी थी और बहुत सारे विद्वानों में सभी जिन्होंने मूक माटी पर प्रारंभ से कार्य किए हैं और विद्वानों से संपर्क किया है वो सभी उपस्थित हुए। साहित्यकार सुरेश सरल जी का नाम आप सभी जानते हो, विद्याधर से विद्यासागर के लेखक, और उनका भी प्रारंभिक समय में काफ़ी योगदान था मूक माटी के लिए, वो भी उसमें आमंत्रित थे, और भी बड़े बड़े विद्वान उसमें आमंत्रित रहे। सभी ने अपने आलेख वाचन किए और एक बहुत बड़ी ये संगोष्ठी यहाँ पर संपन्न हुई। इसी कार्यक्रम में 14 अक्टूबर को शाम के समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी भोपाल आगमन हुआ। एक विशेष कार्य से भोपाल में आमंत्रित थे। उनका अपना अधिकृत कार्यक्रम था, किसी स्थान का उद्घाटन आदि करने के लिए, संभवतः शौर्य स्मारक वगैरह का उद्घाटन करने के लिए आए थे।